नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि हिंदी का विरोध महाराष्ट्र और कुछ राज्यों में और जो हो रहा है, क्या ये पूरी तरह राजनीतिक है? क्योंकि कोई कारण नहीं है इस विरोध का, लेकिन फिर भी विरोध करना है तो विरोध हो रहा है, शायद अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी खास मुद्दे पर कि बिहार में चुनाव के समीकरण साधने की कवायद हो रही है। कल जिस मुद्दे को संसद ने पारित किया, जिस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट भी उस मामले पर बहुत कुछ कह चुका है, बात वही वक्फ संशोधन की बात, उस पर बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, लेकिन फिर भी बिहार में तो चुनाव है। तो बिहार में पटना में हुजूम निकला और हुजूम निकलने के बाद उसको मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है। तो एक तरह से आरजेडी, बीजेपी, आरजेडी, एनडीए सब आमने सामने हैं। तो इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कोलकाता में जो एक और गैंगरेप हुआ है छात्रा के साथ। तो बड़े सवाल हैं और बीजेपी टीएमसी को घेर रही है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिस पर ममता बनर्जी सरकार बैकफुट पर है और वहां के पुलिस पर, वहां के प्रशासन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। इस पर बात करेंगे, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। लॉ कॉलेज की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की जांच के लिए भाजपा की जांच समिति कोलकाता पहुंची, टीएमसी सरकार को घेरा। कहा ममता बनर्जी प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों को रोकने में रही नाकाम। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की मंथन बैठक। योजनाओं की व्यापक समीक्षा समेत सहकारिता के क्षेत्र में मजबूती पर हो रही है बातचीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IBRI दीक्षांत समारोह में छात्रों को उपाधि देकर किया सम्मानित। कहा टेक्नोलॉजी के प्रयोग से पशुपालन में लाए जा सकते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन। और उत्तराखंड और हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट। शिमला के भट्टा कुफर में 5 मंजिला भवन गिरा। ओडिशा के बालासोर और मयूरभंज में पैदा हुआ बाढ़ का खतरा। यूपी, पंजाब समेत बाकी राज्यों में भी लगातार बारिश। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो हिंदी विरोध है महाराष्ट्र में विशेष रूप से और कुछ और राज्यों में भी, वो क्या बिल्कुल राजनीतिक है? क्योंकि कोई कारण नहीं है। जिस तरह से हिंदी की बात को, हिंदी को अनिवार्य नहीं रखा गया है, भारतीय भाषाओं पर जोर है, फिर भी विरोध है। तो इसी पर बात करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है, तो जाहिर है कि सत्ता पक्ष को कई विधि कार्य सदन के सामने रखना है, जो विधायी कार्य होते हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में लगी हुई है। लेकिन सियासत 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर ज्यादा है इस बार। फडणवीस सरकार की हिंदी को लेकर दिए गए आदेश की वापसी के बावजूद क्रेडिट लेने की होड़ मची है। सत्ता पक्ष के शिंदे गुट उद्धव ठाकरे पर आरोप लगा रहे हैं कि त्रिभाषा सूत्र की नीति को उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ही इसका दिया था, लेकिन अब वो इसका विरोध कर रहे हैं। मराठी भाषा के लिए जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो हिंदी के नाम पर सियासत कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया था। तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को वैकल्पिक भाषा के रूप में प्राथमिक कक्षाओं से शुरू किया। तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को महानगर पालिका चुनाव के लिए बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। वर्षों से बिछड़े दोनों भाई हिंदी विरोध के नाम पर एक मंच पर आकर प्रदर्शन का ऐलान भी कर चुके हैं। लेकिन राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाकर हिंदी विरोध की सियासत पर विराम लगा दिया है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करने से ही इनकार करते हुए एक बड़ा सियासी मोर्चा खोल दिया है, जबकि उधर केरल में त्रिभाषा नीति से लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कर्नाटक में इस मुद्दे पर सियासत जारी है, वहां कांग्रेस की सरकार है। दरअसल केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 में 3 लैंग्वेज पॉलिसी में मातृभाषा के साथ अंग्रेजी और हिंदी को वैकल्पिक भाषा के रूप में प्राथमिक कक्षाओं के लिए व्यवहार में लाने की बात की थी, ताकि बच्चे कुछ अन्य भाषाओं का ज्ञान भी हासिल कर सकें। लेकिन क्षेत्रीय राजनीति में हिंदी का विरोध करके सियासी दलों ने इसे सियासत का शिकार बना लिया है, और उसी का नतीजा हम महाराष्ट्र में और कई दूसरे राज्यों में देख रहे हैं। इन सबके बीच सियासत का मौका मिल गया है, और खास तौर पर जो राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं, उद्धव ठाकरे, उन्होंने क्या कुछ इस मामले पर कहा, आइए सुनते हैं।
मराठी भाषिकांमध्ये फूट पाडायची. आता मराठी भाषिकांमध्ये फूट पडत नाही, मराठी अमराठीवाद होत नाही हे बघितल्यानंतर मराठी माणूस एक येऊ नये म्हणून आता हा GR त्यांना रद्द करावा लागलेला आहे. लेकिन इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है, आइए उनको देखते हैं. अत्यंत महत्त्वाचा असल्यामुळे मी त्यांच्या निदर्शनास आणून देतो की त्यांच्या पत्रामध्ये व्याकरणाच्या 24 चुका आहेत. पण काही हरकत नाही, बॉम्बे स्कॉटिश वगैरे मध्ये शिकल्यानंतर अशी परिस्थिती येते. आणि आज पत्रकार परिषदेला भास्कर जाधव काही दिसले नाहीत. मागच्या वेळी भास्करांची सही होती, आज ती सही पण पत्रावर दिसत नाही. तसं आजच्या सह्या बघितल्या तर 5-3-2 आहेत, म्हणजे उभाटाच्या 5 आहेत, अजून काँग्रेसच्या 3 आहेत आणि शरद पवार साहेबांच्या गटाच्या 2 सह्या आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. वहीं शिवसेना के नेता मनीषा कायंदे ने क्या कुछ इस मामले में कहा, आइए उनको भी सुन लेते हैं. स्वाभाविक है, क्रेडिट वॉर होगा. दोनों ठाकरे इसमें लगे हुए थे, मगर जो जनता को समझ में आया वो ये है कि मराठी प्रेम से ज्यादा हिंदी द्वेष. क्या हिंदी हमारी एक भारतीय भाषा नहीं है? मराठी सकती है, मगर अंग्रेजी हमको नहीं सीखनी, ये कभी किसी ने नहीं कहा. अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में जब भर्ती करते हैं तो वो चलता है. तो ये हिपोक्रेसी कहीं ना कहीं उसमें वो भी नजर आ रही थी. सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता शिशिर शेलार से, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ. शिशिर, आज तो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, मानसून सत्र, लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला है शिशिर, इसको अगर हम देखें तो बात उठी, सर्कुलर सरकार की तरफ से दिया गया. इस मामले पर सबसे ताजा रुख, लेटेस्ट रुख सरकार का क्या है, फडणवीस सरकार का? उन्होंने क्या कुछ लेटेस्ट कहा है इस मामले पर, और जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, क्या उसके बाद भी कोई विवाद की गुंजाइश बच जाती है क्या? क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी को नजरअंदाज करने का तो कोई सोच भी नहीं सकता, वो चाहे कोई भी पार्टी हो. मराठी का जो सम्मान है, मराठी का जो प्रचलन है, उसको कहीं से कम नहीं किया जा सकता. लेकिन त्रिभाषा फॉर्मूला है, और त्रिभाषा फॉर्मूला में हिंदी या फिर दूसरी भारतीय भाषाओं का कितना महत्व हो जाता है वो हम सब समझ सकते हैं. लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा लगता है कि इस मामले को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है इस समय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर सबसे लेटेस्ट क्या कहा है, और क्या उसके बाद भी इस तरह के राजनीतिक विवाद की गुंजाइश है? देखिए, सबसे प्रमुख बात, हालांकि आज का जो सत्र है, महाराष्ट्र का जो मानसून सत्र है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इसके पूर्व संध्या पर, मतलब कल जब एक टी पार्टी, कस्टमरी टी पार्टी होती है, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार का रुख स्पष्ट किया है. उन्होंने कहा है कि जो 2 GR इस बारे में निकाले गए थे, हालांकि 3 भाषा की बात सरकार कर रही थी जिसमें मराठी की सख्ती थी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि 2 भाषाएं कोई भी जो है अगर बच्चे चाहते हो तो सीखना चाहते हो तो सीख सकते हैं. इस पर कोई आसक्ति नहीं थी, ये चूज करने वाली बात थी. अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं. इस प्रकार का जो है शब्द प्रयोग उस GR में किया गया था. हालांकि इस पर भी जो है महाराष्ट्र में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ लोगों द्वारा जो है इस पर आक्षेप लिए गए. हालांकि उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस बारे में जो है चर्चा की जाएगी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ चर्चा की जाएगी, जो बाकी स्टेक होल्डर्स है उनके साथ भी चर्चा की जाएगी, और उसके जो है उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा. और इस पर जो है सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया. उन्होंने दोनों GR इस वक्त रद्द की है. मतलब महाराष्ट्र में मराठी सख्ती जरूर है. हालांकि इस बारे में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि एक कमेटी जो है वो गठित की जाएगी, इसका पूरा फिर से एक बार अध्ययन किया जाएगा, और उसके बाद जो है इस पर कोई फैसला लिया जाएगा. तो इस वक्त अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में मराठी के सिवा कोई और दूसरी भाषा की सख्ती नहीं की गई है. ये महाराष्ट्र के राज्य सरकार का रुख है. लेकिन अब इसमें अगर देखा जाए तो एक बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर आता है लालचंद. सबसे पहली बात तो ये कि हालांकि ये जो पूरा प्रकरण है वो कब से शुरू हुआ, तो अगर उसके अगर पीछे अगर हम कुछ चीजें बातें जाने तो कल मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि 2020 में तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार में, जब उद्धव ठाकरे मंत्री थे, तो उनके द्वारा भी एक कमेटी गठित की गई थी, और उस कमेटी का ये प्रस्ताव था कि महाराष्ट्र में मराठी के साथ साथ हिंदी भाषा भी सिखाई जाए. हालांकि इस बारे में जो उस कमेटी का जो अहवाल था वो भी
सरकार के पास आया था, सरकार ने उसे मंजूर भी किया था, कैबिनेट में भी जो है उसकी फाइंडिंग्स रखे गए थे, उस पर जो है सम्मति दर्शाई गई थी। तत्कालीन सरकार की बात कल देवेंद्र फडणवीस ने कहा। हालांकि मौजूदा सरकार ने उसमें भी बदलाव किए थे। मौजूदा सरकार ने कहा कोई आसक्ति नहीं होगी मराठी के सिवा, लेकिन अगर जिसको हिंदी पढ़नी हो पढ़ सकता है। ये बदलाव सरकार ने एक विकल्प के तौर पर दिया गया। दो जीआर की हम बात कर रहे हैं। शिशिर, एक बात हमने देखी कि जो नेताओं की प्रतिक्रिया हमने दिखाई, शिशिर, बाकी जितनी भी नेताओं की प्रतिक्रिया दिखाई, ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल माँ जिसे कहते हैं ना कि वो सत्ताधारी और विपक्ष उस लाइन पर बट गए हैं क्या? क्योंकि जिसकी भी हमने प्रतिक्रिया सुनवाई, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष इसको एक अवसर के रूप में हवा देने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि भाई हम कहीं से भी थोड़ी सी भी मराठी को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र में मराठी तो सबसे ऊपर रहेगी ही रहेगी। बिल्कुल इसमें राजनीति हो रही है। जिस प्रकार से ये मुद्दा उठाया गया है और उसके बाद हालांकि अलग अलग पार्टियों का रुख सामने आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र में मराठी सक्ति की जाए, मराठी प्राथमिक भाषा हो। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए जिस प्रकार से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और जिस प्रकार से फिर इस विषय को लेकर पार्टियों ने अपना रुख बदला है, पिछले 3 साल पहले 4 साल पहले को पार्टियों का जो रुख था और अब जो पार्टियों का रुख है वो जो बदलाव गया, इसमें स्पष्ट रूप से राजनीति यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन जहाँ तक बात करें कि भाषाओं की खास तौर पर, तो भाषाओं को लेकर सरकार ने कहा देखिए कोई भी भाषा अगर देखा जाए वो रिस्पेक्टेड होती है हर एक अपने लैंग्वेजेस में, हर अपने रीजन्स में। उसी प्रकार से मराठी भाषा भी जो है महाराष्ट्र में जो है रिस्पेक्टेड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है। लेकिन बच्चों के लिए अगर देखा जाए, उनके लिहाज से अगर देखा जाए, जितनी भाषा वो सीखेंगे उनका ज़्यादा जो है उनका फायदा उसको मिलेगा। इसीलिए फिर चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो या फिर हिंदी भाषा हो। हालांकि महाराष्ट्र में अंग्रेजी को लेकर इस बार में किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं की है, लेकिन हिंदी को लेकर अगर देखा जाए तो काफी राजकीय बहस महाराष्ट्र में हो चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि राजनीति जो है ना, राजनीति हिंदी के नाम पर जो है वही होती है, अंग्रेजी के नाम पर राजनीति होती नहीं, हिंदी के नाम पर राजनीति होती है, वही वो लोग कर रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल आपका, आगे हम जानकारी लेते रहेंगे आपसे शिशिर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज की खास चर्चा करेंगे बिहार में जिस तरह से चुनाव समीकरण को साधने के लिए मुद्दों को उठाया जा रहा है, इसी सिलसिले में वक्फ संशोधन बिल पर भी वहां प्रदर्शन हुआ है। तो अब एनडीए और महागठबंधन आमने सामने करेंगे, इस पर चर्चा खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है ब्रेक का। The world's largest accounting body, the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI, proudly celebrates 77 years of trust, transparency and excellence. With Vishwasniya as the guiding light, the ICAI continues its march towards the vision of Viksit Bharat, shaping and powering India's economic growth. Join us in celebrating the 77th CA Day on July 1st at Bharat Mandapam, New Delhi from 3:30 p.m. onward. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम बात करने वाले हैं कि बिहार चुनाव में राजनीतिक समीकरण साधने के लिए, चुनावी समीकरण साधने के लिए क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि पटना में कल एक प्रदर्शन हुआ था वक्फ संशोधन के खिलाफ में। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या वक्फ कानून का विरोध बड़ा मुद्दा बने जा रहा है, लेकिन पटना के गांधी मैदान की रैली तो कुछ और ही इशारा कर रही है। गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ रैली का आयोजन किया गया और जमकर भाषणबाजी हुई। हर नेता अपने को मुस्लिम समर्थक बताते हुए संसद से पारित कानून को लेकर केंद्र सरकार पर तीखे हमले करता हुआ दिखा। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन इमारत शरिया ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया था पटना में। तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा कई नेता उसमें शामिल हुए। हजारों की तादाद में जुटी भीड़ को यह बताने की कोशिश की गई कि बस सरकार बनवा दो, बदले में जो चाहो वो ले लो। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बिना लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहीं पर कल एक ऐसी रैली हुई जिसमें इंडी गठबंधन के सहयोगी बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि संसद के कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि यह कानून तो दोनों सदनों से पारित है और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
तो बीजेपी ने सवाल किया कि क्या यह देश संविधान से चलेगा या फिर शरिया से चलेगा। तो बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने कहा कि यह मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति है। ये मुस्लिम समाज को देखना है कि तेजस्वी या लालू परिवार के वक्त उनका कितना विकास हुआ और आज कितना विकास हुआ है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि वक्फ समाजवाद के विचार के खिलाफ है। उनका विचार संविधान को नीचा दिखाना, उसे तोड़ना। वे गरीब मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि उन चंद लोगों के साथ खड़े हैं जो सारी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं। यह समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद है। सवाल यह भी है कि संसद में वक्फ संशोधन पर बोलते हुए कभी लालू यादव ने वक्फ की लूट और माफिया सरगनाओं के चंगुल से निकालने की बात की थी, लेकिन आज इस विरोध की सियासत में ये भूल जाते हैं कि बिहार के उन सैकड़ों किसानों को न्याय कौन दिलाएगा जिनकी जमीन को वक्फ बोर्ड ने गैर कानूनी बता दिया। आरजेडी के समाजवाद में इन गरीब लोगों को न्याय कौन दिलाएगा? ये बड़े सवाल हैं जो बिहार के चुनाव में तो इस बार उठने, लेकिन बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस दिन भी वो सरकार में आएंगे तो वक्फ कानून को कूड़े में डाल देंगे। भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दाग में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। ये सब बरगला रहे हैं क्योंकि सीए के बारे में भी ऐसा ही ये लोग बोलते थे। खैर, भाजपा प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि तेजस्वी और इंडी के नेता 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पाए अभी तक। न संसद का सम्मान, न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो वहीं बिहार सरकार में नेता और जेडीयू के नेता अशोक चौधरी का कहना है, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, कि ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोरना चाहते हैं। तेजस्वी यादव इन लोगों को सूट करता है ना, इन लोगों को तो सूट करता है ना, क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि हम एमवाई वाले लोग हैं। कौन व्यक्ति है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा करके वोट लेना चाहता है? तो जो जात की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, उनको ऐसी राजनीति मुबारक हो। हम तो विकास की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार ने हमेशा कहा है जो वोट देगा उसके भी हम साथ हैं, जो वोट नहीं देगा उसके लिए भी साथ हैं। नेताओं के बयान से आपको एक पूरी लाइन दिखाई पड़ गई होगी कि इस बार के बिहार के चुनाव के में क्या कुछ ये सब मुद्दे होने वाले हैं और किसकी लाइन क्या रहने वाली है। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ नीरज कुमार, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत नीरज जी, नमस्कार। साथ में हमारे साथ दिनेश पाल जी हैं, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत दिनेश पाल जी आपका भी इस चर्चा में। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए थोड़ा सा विस्तार दे देता हूँ पहले चर्चा को। विनोद जी, दिखाई पड़ रही है कि कल जो पटना में हुआ और उसके बाद जिस तरह से लाइन ली है नेताओं ने, कोई कह रहा है कूड़े में फेंक देंगे। कैसे फेंक देंगे कूड़े में? हैं, सीए के बारे में भी यही कहते थे, कूड़े में फेंक देंगे। आज सीए लागू है और किसी की कोई नागरिकता नहीं गई है। ठीक उसी तरह से वक्फ संशोधन को लेकर के बरगलाया जा रहा है, डराया जा रहा है और यह भी आश्वासन दिया जा रहा है कि हम अगर आए तो कूड़े में फेंक देंगे। ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बिहार चुनाव की राजनीति में, चुनावी राजनीति में ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, जिसमें एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ आरजेडी और उनके साथी। जी, ये बहस जो बिहार में है वो होने जा रहा है समाजवाद बनाम नमाजवाद। और ये इस चीज़ को हमें ये देखना पड़ेगा। एक डेटा मैं आपको देता हूँ। 2006 से पहले बिहार में जो वक्फ की संपत्तियाँ थी वो 6000 एकड़ थी जी। और 9 के संशोधन के बाद और 13 के संशोधन के बाद जब उसमें बाई लॉ डाला गया, उसमें यूजर्स क्लॉज डाला गया, तो बिहार में 1.25 लाख एकड़ जमीन वक्फ की हो गई। बताइए कितना। अब ये सवाल उठता है कि ये संपत्ति किसके खाते में गई? क्या उसमें गरीब मुसलमान या उस जो मुस्लिम महिलाएं हैं या बेवा हैं,
क्या उनके नाम से गया 1.25 लाख एकड़ जमीन, या कुछ चंद लोगों ने उसको ऐसे बांटा अपने में कि लालू यादव 2009 में वक्फ के संशोधन बिल पे बहस करते हुए ये मुद्दा उठाया था कि वक्फ की जो संपत्ति की लूट हो रही है, क्या सरकार इस पे ध्यान दे रही है? कुछ चंद माफियाओं ने डाक बंगले के चौराहे पे इतने बड़े बड़े आलीशान बंगले बनाए हैं, इतने बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, क्या ये सरकार को पता है कि ये वक्फ की जमीन की लूट किसने की है? बिल्कुल। तो ये जो बड़ा सम्मेलन करते हैं आप कुछ मुतवल्लियों के लिए करते हैं जी, कुछ मौलानाओं के लिए करते हैं, और बात आप समाजवाद के करते हैं कि गरीब गुरबों की जमीन किसकी, बिहार की जमीन। उससे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है लाल जी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बिल्कुल संसद से पारित ये कानून है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आप संसद को भी धता बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे भी 14 से 15 से ज्यादा वहां PIL लेके आए थे, यही मुस्लिम संगठन थे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पे भी इनको भरोसा नहीं है, संसद पे भी नहीं है, बहस सियासत की करनी है? तो ये समाजवाद बनाम नमाजवाद तो कहना बिल्कुल जायज बनता है कि इलेक्शन के टाइम में आप इस बहस को किस रूप में ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल, और ये चीज दिखाई पड़ रही है जो ये आपने सवाल किया, संसद से पारित, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन, लेकिन मामला सड़क पर, और सड़क पर में भी मामला में सीधा कि आप हमें लाइए तो सही, हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। कैसे फेंक देंगे दिनेश पाल जी कूड़ेदान में किसी संसद से पारित कानून को? आप बताइए तो। अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करके उसको जायज ठहरा देती है, अगर उसको सही मानती है, तो कैसे कूड़े में फेंक देंगे? बरगला रहे हैं इसका मतलब ये कह करके आप। आपने सिर्फ एक ही शब्द सुना है, नेताजी ने राहत इंदौरी जी की पंक्तियों को भी कोट किया है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो किसी एक विचारधारा या एक जो नागपुरिया गिरोह है वह उसका सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, या यहाँ देश में जितने भी जाति धर्म के लोग हैं उन सब का बराबर बराबर भारत है, और यहाँ पे उनकी सबकी साझेदारी है। और आप जिस एक रैली का जिक्र कर रहे हैं, उसके एक दिन पूर्व पटना में ही विद्यापति भवन में बौद्धिस्ट लोग का भी हुआ था सम्मेलन जी, और उसका मुद्दा भी इसी से जुड़ा हुआ है। आपको मालूम होगा और जानते होंगे कि बोध गया में जो गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बौद्ध का जो कमिटी है उसको लेकर आंदोलन हो रहा है, और एक भंते को बंद किया गया है और लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। उसमें भी लगभग यही स्थिति है। वहां पे बौद्धिस्टों का जो उसके जो व्यवस्थापक हैं उसमें ब्राह्मण को रखा गया है। फैसला सड़क पर होगा या कोर्ट में? एक मिनट सुनिए, बौद्ध स्तर में ब्राह्मणों का वहां कब्जा है। दूसरी तरफ आप जब वक्फ कानून बना रहे हैं उसमें आप दूसरे गैर मुस्लिम को शामिल करने की बात कर रहे हैं। बताइए जरा कितने हिंदू के ऐसी कमेटियां हैं, हिंदू ट्रस्ट हैं, संगठन हैं जिसमें मुस्लिम को या बौद्ध को रखा गया है? एक सवाल हुआ है हमारे, जहाँ रही बात नेता की, तो नेता बिहार की इस समय विपक्ष के नेता हैं और बिहार की जनता की आवाज है। इस समय बिहार की जनता उनको सबसे ज्यादा सुनना चाहती है और जनता की आवाज रख रहे हैं, वो जनता की बात कर रहे हैं। जनता जिस दिन चाहेगी, जिस तरह आप देखिए, याद कीजिए उस काले कानूनों को, कृषि कानूनों को किसानों ने आड़ा, और वही सरकार जो सरकार पास की थी वही सरकार कूड़ेदान में डाली लेके। तो बिहार की जनता, वो बिहार के बैसाखी पे केंद्र की सरकार चल रही है। दिनेश पाल जी, आपने 2-3 पॉइंट जो उठाए हैं उस पर मैं नीरज जी से जरूर जवाब लूंगा। आपने कहा कि भाई वहां बोध गया में भी इस तरह की बात चल रही है। मैं कह रहा हूं कि चाहे जो भी मामला हो उसको आप कोर्ट में तय करेंगे या सड़क पर तय करेंगे? पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने कहा सभी का खून इस मिट्टी में शामिल है। अच्छी बात है, कितना अच्छा होता है। राहत इंदौरी जी के इस शेर को हम लोग 14 अगस्त 1947 से पहले अपने दिमाग में बिठा लेते, आज हमारा भारत इतना बड़ा होता है ना। इस तरह से ना कटा होता ना बटा होता भारत, अगर इस चीज को सब लोग दिमाग में बिठा लेते तो। लेकिन वो नहीं हो पाया। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, दीजिएगा जवाब। नीरज जी से आपने जो कुछ सवाल उठाए उसका जवाब लेता हूं। नीरज जी, उनका यह कहना है कि भाई जिस तरह से कृषि कानून वापस आया था उस तरह से हम सत्ता में आएंगे तो हम डाल देंगे कूड़ेदान में, हम कोई नहीं बरगला रहे हैं, हम सही बात बोल रहे हैं। आरजेडी की आइडेंटिटी ही रही है गुंडागर्दी, और ये गुंडागर्दी वाली भाषा बोलते हैं। लोकतंत्र में इस तरह की मर्यादा विहीन भाषाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। नहीं जनता इस तरह की भाषा को सुनना चाहती है, नहीं देश का कानून इस तरह की भाषा को बोलने की इजाजत देता है। गुंडागर्दी इनकी पहचान है। इस तरह की बातों करके, भाई संसद से पास किया हुआ कानून है, अभी कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है, कि मजाल है कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम समाज है उनमें भ्रम फैलाने का काम करते हैं।
और आपको एक आश्चर्य होगा जानकर बिहार की सच्चाई कि यहाँ जितने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किया हुआ है उसमें 90% से अधिक लोग आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। आपके पास ये कहने का क्या डेटा, क्या है, क्या आधार है, किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं? हर जगह फुलवारी शरीफ से लेकर के कंकड़बाग कहीं भी आप चले जाएंगे, हर जगह सर उनका कब्जा है। और तेजस्वी यादव, मैं आ रहा हूं दिनेश जी, आ रहा हूं, आपके ऊपर बड़ा आरोप लगा है, जवाब दीजिए। हाँ, तेजस्वी यादव जी उनको बचाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं संशोधन बिल का विरोध कर उसकी आड़ में, क्योंकि सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है तो उसका वो विरोध कर रहे हैं। और याद करिए ना, सांसद में इनके पिताजी ने एक बार कहा था कि वक्फ बोर्ड की जमीनों को लोग वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो संसद के अंदर है चाहिए। हाँ। और आज अपनी सुविधा के लिए, तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए और पसमंदा मुसलमानों के साथ अन्याय करने के लिए कि वक्फ बोर्ड पे किनका कब्जा है साहब? जो 20% जो अग्रणी मुसलमान है, जो शिया है, शेख, उनका कब्जा है। 80% जो पसमंदा गरीब मुसलमान है, मस्की है, बेवा है, जिनको सही मायने में इसकी जरूरत है, उसको तो उन्होंने कोई अधिकार देके नहीं रखा है। ये उनके अधिकार की लड़ाई है। इसके प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए ये कानून लाया गया है, जो कि एक स्वागत योग्य कानून है। इसमें कहीं से किसी की जमीन छीनी नहीं जा रही है। ये सब चीजें वो लोग समझने को तैयार ही नहीं है सर, नीरज जी, ये सब चीजें समझने को तैयार ही नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट को ना संसद को मानने को तैयार है। आ जाएगा अगर समझना चाहेंगे तो। 2020 में मुस्लिम का वोट प्रतिशत एनडीए को मिला था 5% और 2024 में मिला है 12%। तो इनके भ्रम की राजनीति के बावजूद जहां हमें शून्य मिलता था, और आज हम 12% पर हैं और आने वाले चुनाव में हम और बढ़ेंगे, या 12 से बढ़कर 24 होगा। चुनौती बड़ी है, लेकिन आपके लिए भी बड़ी चुनौती है समझाने की लोगों को कि हाँ उनके हक में है, ये पसमानदा समाज के हक में, गरीब मुसलमानों के हक में, महिलाओं के हक में। दिनेश जी एक छोटा सा काउंटर करना चाहते हैं, उसके बाद विनोद जी के पास आऊंगा। दिनेश जी बोलिए। देखिए, पहले तो विनोद जी ने भी कहा कि यह लड़ाई समाजवाद और नमाजवाद की है जी, वो तो सुधांशु त्रिवेदी जी का शब्द भी है। उन्होंने समर्थन किया, मैं उसका खंडन करता हूं। ये लड़ाई जो है बिहार में समाजवाद बनाम मनुवाद की हो रही है। और दूसरी तरफ कहां है मनुवाद? एक मिनट सुन लीजिए, सुधांशु जी ने जो आप सुधांशु जी का एक नमाजवाद शब्द सुने, दूसरा शब्द सुनिए। उन्होंने मुकटमुल्ला मुल्ला बोला है। और अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे हैं कि गाली। भाई भाजपा का चरित्र देखिए, भाजपा का सांसद यही भाषा सब मुल्ला कटमुल्ला बोलने में क्या दिक्कत है? अगर भक्त अंधभक्त बोलते हैं लोग तो, एक मिनट, अगर भक्त अंधभक्त बोलते हैं तो मुल्ला कटमुल्ला बोलने में क्या परेशानी हो जाती है? विरोध कर रहे हैं। एक मिनट, अल्लाह के बंदे नहीं है, अल्लाह के बंदे। हाँ, प्रचलित शब्द है भाई, प्रचलित शब्द है। सही बात। रमेश बिजली ने संसद में इसी तरह कहा था, संसद में मुसलमान है वो इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, मुझे विनोद जी को लाने दीजिए थोड़ा, विनोद जी को आप लोग दोनों रुकिएगा दोनों, जरा विनोद जी को लेके आता हूं। विनोद, आप बात सुनिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। हाँ करिए, एक लाइन में ध्यान कीजिए। संसद में जाकर रमेश बिजली जैसा सांसद भी बदजुबानी किया है, उग्रवादी, आतंकवादी, मुल्ला कटमुल्ला क्या क्या गाली दिया। तो वो उग्रवादी आतंकवादी का है, तो उस मामले पर जो होना था, जो एक्शन लिया जाना था, वो लिया गया है, लिया गया वो एक्शन। जैसे कहा कि इन्होंने आरजेडी का कार्य कब्जा 20%, यह बिल्कुल निराधार बात है। अगर ऐसी बात कहें तो इनको यह कहना चाहिए कि बल्कि मुस्लिम संगठन का जो बिना किसी आंकड़े के, लेकिन मैं एक बात कहूंगा दिनेश जी, हिंदू धार्मिक संस्थानों दिनेश जी, मुल्ला मौलवी वगैरह कहने पे इतना चिड़िए नहीं, क्योंकि लोग पंडित, पुजारी, भक्त, अंधभक्त कहते रहते हैं, इसलिए चिड़िए नहीं इन सब शब्दों पर, ठीक है? ये उसी तरह से ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। विनोद जी सुनिए, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुक जाइए, मैं सुन रहा था दिनेश जी, मैं आपके दोनों एक मिनट आप दोनों एक मिनट के लिए शांत हो जाइए। एक मिनट दिनेश जी, एक मिनट रुकिएगा, फिर मैं लेकर आता हूँ, आप दोनों के पास आऊंगा। दिनेश जी एक हाँ सुन लिया बॉस, आपका सुन लिया। एक रुक जाइए, एक मिनट के लिए रुक जाइए। अब विनोद जी को एक मिनट मैं आपको ही सवाल दे रहा हूँ। बोलिए सवाल दे रहा हूँ दिनेश जी। नीरज जी का जवाब देना हमको। दिनेश जी आपको ही सवाल दे रहा हूँ। दिनेश जी रुकिएगा, दिनेश जी एक मिनट, थोड़ी सी सांस लीजिए, थोड़ी सांस ले लीजिए दिनेश जी, थोड़ी सी सांस लीजिए। इतना भलभलाए क्यों भाई? एक मिनट, थोड़ी सी सांस लीजिए, बुलाया है, थोड़ी सी सांस लीजिए, हम देंगे आपको बोलने का पूरा मौका देंगे, पूरा मौका देंगे। विनोद जी एक मिनट, मैं ये दिनेश जी कह रहा था कि आप इतने समाजवाद और नमाजवाद से भड़क रहे हैं और समाजवाद आप मनुवाद तक आप लेके जा रहे हैं। नालंदा के 100 से ज्यादा किसानों की जमीन पे जो वक्फ की नोटिस है
और पिछले कई महीनों से वहां धरने प्रदर्शन उनका हो रहे हैं, उसको न्याय कौन दिलाएगा? ये न्याय दिलाएगा कि एक जमीन किसी के बाप का नहीं है? ये न्याय दिलाएगा कि बिहार में 16% मुसलमानों की वोट है, एक मुश्त आपको वोट चाहिए तो वो आपको मुल्ला मौलवी, अगर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा तो क्या गलत कहा? उस 1.25 लाख एकड़ जमीन में कितने गरीब लोगों की जमीन है, कितने गरीब लोगों के लिए इस वक्फ ने आपके पटना में। और जो बात अभी नीरज जी कह रहे थे उसको मैं सेकंड करता हूं कि आपके यहाँ वक्फ में एक मुतल्ली पूरे 20 साल से है, लालू जी के जमाने से चुने हुए लोग हैं, अभी तक वो मुतवल्ली हटा नहीं है। कौन है मुतवल्ली? किसके हाथ में वक्फ की ये संपत्ति है? तो उसमें गरीब लोगों का अगर कोई भला नहीं है, गरीब लोगों के किसान की अगर सुनवाई नहीं है, तो ये समाजवाद कहलाएगा या नमाजवाद कहलाएगा? इसका जवाब दीजिए। दूसरा, आप सबसे बड़ी बात जो आप कहते हैं, इतना जो आप बीजेपी पे भड़ास निकाल रहे हैं, आप निकालिए, आपको बिल्कुल के निकालना चाहिए, लेकिन तर्क के साथ आइए कि ये इसमें जो लाखों लोग के दावा आप कर रहे हैं, उस गरीब मुसलमान को जो आप लाए थे और पटना में इलेक्शन से पहले अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, उस गरीब लोगों को इस वक्फ से क्या लेना देना? कि इस गरीब लोगों के लिए आज वक्फ ने एक स्कूल बनाया है, एक अस्पताल बनवाया है, एक चैरिटी सेंटर खोला है, उसके बच्चों को एजुकेशन के लिए उसने कोई स्कॉलरशिप दी है। तो ये काबिज है, ये कब्जा है मौलवी और मौलानाओं का। इसलिए आपको कहा गया है कि कुछ मुतवल्लियों के ये पूरा का जो ये गांठ है, एक कॉकस है, उसको ये वक्फ संशोधन अधिनियम ने, कानून ने बदला है, तोड़ा है। थोड़ा समझिए और थोड़ा लोगों को समझाइए। दिनेश पाल जी, आपको बोधगया का मामला नजर आ गया, और जो नालंदा का जिक्र कर रहे हैं कि किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है, और ऐसे कई मामले हैं, एक मामला नहीं है, वो आपको क्यों नहीं नजर आता? बताइए। वही सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि आप कल की रैली पे तो चर्चा कर ले रहे हैं, लेकिन बोधगया पे आपने रैली क्यों नहीं किया? महीनों से चल रहा है आंदोलन, और उनका क्यों नहीं आप सुन रहे हैं? आपसे सवाल मेरा हो जाएगा। दूसरी बात, नीरज जी से मेरा जवाब चाहिए कि नीरज जी ने पता नहीं कहां से आंकड़ा लाया कि 20% आरजेडी का कब्जा है वक्फ के जमीनों पे। तो हम चाह रहे हैं कि उसी के साथ यह भी बता दें कि जो हिंदू धर्म के जो संस्थान है या धर्म की संस्थाएं हैं, उस पे भाजपा का कितना प्रतिशत कब्जा है, किस जाति के लोगों का कब्जा है, कितना प्रतिशत का कब्जा है, यह भी एक जवाब दे दें। किस जाति, रुके ना, सुन लीजिए, किस जाति के लोग का। और उसके बाद भाजपा की एक पता नहीं कौन सा वो दिवा स्वप्न में जीती है पार्टी, वो जबरदस्ती लोगों के जैसे भला करने का बात करते हैं कि हम उसे भला करना। भाई जो जिसके भला कर रहे हैं वह भला महसूस कर रहा है कि नहीं? आप याद कीजिए, अटल बिहारी से जोड़ के आज तक अटल जी ने ऐसे ही कहा था कि हम कर्मचारियों का भला करेंगे, नई पेंशन योजना लाके। आज पूरे देश के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। भाजपा ने कहा कि हम किसानों की भला करेंगे, 3 कानून लाके। किसानों ने सड़क पे उतरा, शहादत दी और उसे वापस आना पड़ा, क्योंकि किसान को पता है कि भला नहीं करूंगी, जमीन हड़पने जा रहे हैं। उसी तरह अल्पसंख्यक को पता है कि आप उनका भला नहीं करने जा रहे हैं, आप उनका जमीन हड़पने जा रहे हैं। आपके पास मेरा सवाल एक भी जवाब नहीं आया दिनेश जी, आपने एक भी जवाब नहीं दिया। आप यहाँ बाएं दाएं घुमा रहे हैं, ये भाषण करने का नहीं है, तथ्य के साथ आइए। तथ्य तो ये है कि लोग भाजपा को बार बार चुन रहे हैं। जितने सवाल मैंने किया आपको, और हम अपनी रिपोर्ट में बहस आपसे चाहते हैं, आपने एक कोई जवाब नहीं दिया। बीजेपी प्रवक्ता नीरज जी बोलिए, नीरज कुमार जी बोलिए, जवाब दीजिए जो सवाल उन्होंने उठाए। धंधा करना, जमीन की दलाली करना, वक्फ बोर्ड के ठेकेदारों का यही काम रह गया था। साहब, पटना में एक हनुमान मंदिर है, वो 9 अस्पताल चलाता है, हनुमान मंदिर 9 अस्पताल चलाता है। एक उदाहरण दीजिए, कहीं वक्फ बोर्ड ऐसा कहीं कुछ कर रहा हो, एक अस्पताल बनवाया हो, स्कूल बनवाया हो, कॉलेज बनवाया हो, यूनिवर्सिटी बनवाया हो, कहीं नहीं। लेकिन अब वक्फ बोर्ड की जमीनों पर मुस्लिम भाइयों के भलाई के लिए, फायदे के लिए एजुकेशनल हब बनाया जाएगा, वहां शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, अस्पताल खोले जाएंगे, क्योंकि उनके हक के लिए होगा। इसमें उन्हीं का ट्रीटमेंट होगा, उन्हीं की पढ़ाई होगी, मदरसों का डेवलपमेंट होगा। हमारे मोदी जी कहते हैं ना कि हमारे मुस्लिम भाइयों के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। उस संकल्पना को पूरा करेगा यह। बिल्कुल जमीन हड़पने की बात करती है, तो अभी क्या हुआ ना, अभी चुनाव आयोग ने कहा कि हम वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करेंगे। अभी अफवाह फैलाना शुरू कर दिए कि पुराने लिस्ट को डिलीट कर रहे हैं, नया लिस्ट बनाएंगे। दरअसल इनके पास कोई सॉलिड मुद्दा है नहीं, ठोस मुद्दा है नहीं, सिर्फ अफवाह और भ्रम की राजनीति करते हैं। और आज निश्चित रूप से बिहार के पसंदीदा समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये कानून उनके हक में है। क्योंकि उनकी महिलाओं को क्या होता था साहब, जब महिलाएं विधवा हो जाती थी, उनकी जमीन को उनका अधिकारी लोग छीन लेते थे। ये कानून महिलाओं को अधिकार देगा, गरीब को अधिकार देगा,
और इसमें जो धारा 40 थी जिसके तहत किसी को कहते थे कि वक्फ यूजर और की जमीन को हमने छू लिया, ये हमारा हो गया, उस पर सवाल होगा, इनको साबित करना होगा दस्तावेज के साथ, और तो कोई इसमें छेड़छाड़ उस तरह की विशेष की नहीं जा रही है। और मैं राजद से सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सिर्फ पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए आप बयानबाजी करते हैं साहब। जब ये वक्फ बोर्ड संशोधन पे सभी दलों से राय विचार लिया जा रहा था, कहां थे आप? आपने एक भी राय सलाह दिया क्या संशोधन के लिए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? राय तो संसद के अंदर लालू जी ने रखी थी अपनी, मुस्लिमों को भड़काने के लिए सिर्फ बयानबाजी। आपने एक राय दिया हो, अब तथ्य को सामने लाई, एक राय आपने नहीं दिया। दिनेश जी, लालू जी ने तो अपनी राय रखी थी संसद के अंदर, संसद के अंदर, और वो राय उनकी उस दौरान वायरल भी हो रही थी। दिनेश जी, वीडियो पूरा नहीं वायरल हो रहा था, कट करके वायरल था। नीरज जी का एक बात जवाब दे दे। नीरज जी कह रहे थे, नीरज जी अभी दावा किए कुछ देर पहले कि मुस्लिम का वोट 12% मिल रहा है। हाँ। इनको तो खुशी होनी चाहिए और मुस्लिम को भागीदारी देनी चाहिए। अब बता दे कि टिकट कितना दिए थे लोकसभा में और विधानसभा में कितना देंगे आपको? जब आपको सुनिए, जब 12% का वोट मिलता है आप टिकट क्यों नहीं देते हैं? निश्चित रूप से आप उनको भागीदारी क्यों नहीं देते हैं? आपको जब वोट मिलता है नहीं है जो जाति धर्म देख के बनाई गई हो, आपको जब वोट मिलता है तब टिकट क्यों नहीं देते हैं उनको? हम आपसे पूछ रहे हैं, 12% वोट लेते हैं, आप टिकट क्यों नहीं देते हैं उनको लोकसभा में, विधानसभा में? कब लोकसभा टिकट दिए थे आप मुस्लिम को? घोषित कर दीजिए किसी जिस मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, उसी मोदी जी ने रांची में कहा था लोगों को ऐसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं, कोई राइट नहीं। पहले आपके पार्टी में आपकी सरकार बिहार में है, समाज से ही मुख्यमंत्री का चयन घोषित करे आरजेडी, फिर उसे अधिकार बनेगा वो बीजेपी पर सवाल करे। ठीक है, ठीक है। दमाद आयोग को बोलिए ना, दमाद आयोग पे, दमाद आयोग को नहीं, कोई दमाद बाजी के परिवार पर नहीं बोलेगा, ये जो चुनाव बने हैं ये महावीर मंदिर के ट्रस्ट आपका मंत्री बोला चला रहा है, आपका मंत्री बोला उनकी पहचान आपका मंत्री बोला आप बताएंगे कि राष्ट्रपति की जमीन नहीं था, मंत्री ने कहा आरएसएस कोटा से बने, जमीन देकर वहां राष्ट्र। रुकिए आप दोनों जरा रुक जाइए। विनोद जी की एक टिप्पणी, विनोद जी की एक टिप्पणी, रुक जाइए आप, रुक जाइए। रुकिए विनोद जी, अरे छोड़िए आप वक्त पे आपका तर्क सही नहीं था। मैं एक सवाल और कर रहा हूं आपसे, ये तेज प्रताप जी का जो दरबार चल रहा है और उनको तो पार्टी से आपने निष्कासित किया हुआ है और तेज प्रताप के दरबार में भारी भीड़ जुट रही है, तो बिहार में कुछ नया समीकरण बन रहा है क्या तेज प्रताप के दरबार से? बाहर से तो नहीं बनता, अंदर से कुछ और बन रहा है क्या? आंतरिक कला में पूरा डूबा हुआ है। दिनेश जी को जवाब देने दीजिए। अभी आप तेज प्रताप जी का फिलहाल मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा क्योंकि विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में सीधे लिए चलेंगे। सीधे चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में। Secretary East Shri P. Kumaran, as also we have joined by additional secretaries and joint secretaries who are in charge of these countries and regions. We have Additional Secretary Central America, Shri Rajesh Vaishnav, Joint Secretary South America, Shri Praful Chandra Sharma, and Joint Secretary East and Southern Africa, Shri Mayank Singh. With that, I invite Secretary ER to make his opening remarks. Sir, the floor is yours. Thank you, Randir. Good afternoon to all of you. So what I'm going to do is there are several countries Honorable Prime Minister will be visiting in this tour. So I will cover areas that I deal with, and then we will let the other secretaries take over those areas they deal with. So I'll start with Ghana. So Honorable Prime Minister will be visiting Ghana on 2nd and 3rd July. This visit is happening after 30 years. The program is quite hectic on the day of the 2nd. There will be a ceremonial welcome for Honorable Prime Minister. There will be delegation level talks during which the bilateral relations will be reviewed and also discuss various ways to strengthen and deepen bilateral relations. Honorable Prime Minister will have a one-on-one meeting with his counterpart. Then there will be a banquet dinner in honor of Honorable Prime Minister. The next day,
Prime Minister will be addressing the Parliament, and he also will be interacting with the Indian community there, which is about 15,000 in number. Let me put this in the context. The President John Dramani Mahama has just assumed office in about January of this year after a landslide victory, which is why the visit assumes importance. Early in his tenure, Honorable Prime Minister will be visiting Ghana, so it will help in the continuity as well as deepening the relationship, and to discuss various ways to further strengthen the relationship. President Mahama is no stranger. He has been to India in the past, particularly for the India-Africa Forum Summit in 2015, and there have been various occasions the two leaders had met in the past as well. India's relations with Ghana are historical. In the 7 decades of a relationship, it has evolved to multifaceted. We took up the cause of Ghana in the UN much before it won independence in 1957. And we have maintained close relationship in the multilateral fora on various issues that are important for the global south. Both the countries will work towards boosting the economic cooperation, and this is very important to note that Ghana is undergoing a deep economic restructuring. Especially, it has undergone the IMF conditionalities almost 17 times. So the economic agenda will dominate the talks. You know, the bilateral trade between India and Ghana is about $3 billion in favor of Ghana because of the large imports of gold. Our investments in Ghana are about $2 billion, both private sector-wise, which is about $1 billion, and the second half, we have lines of credit and the buyer's credit activities and projects have been undertaken. We have very strong cooperation in the capacity building under ITEC, and that is continuing to be stronger and deepened. During the visit, there will be few focus items, will be agriculture, where the Ghanaian leader, the president, is keen to engage with India. He is also keen on the vaccine development, creating a vaccine hub in Ghana, for not just Ghana, but also the West Africa context. Defense cooperation will become an important item on the agenda, and the critical minerals and the digital public infrastructure. Few MOUs, Memorandum of Understandings, are likely to be concluded, but we still do not have clarity as to which of those, but our understanding is that negotiations are still ongoing in Ghana with our team. We have most probably in the Joint Commission, which will be renewed, traditional medicine in Ayurveda, the CEP, Cultural Exchange Program, renewed, and standards. But we will get details closer to the visit when it is being fine-tuned. Thereafter, I'm going to jump now to the last leg of Honorable Prime Minister's visit to Namibia, because that is another country that I deal with. Honorable Prime Minister will visit Namibia on 9th July, and this visit is also important. It's coming after 27 years. And the current president, who is Netumbo Nandi Ndaitwah, has assumed office in March this year, which is why the visit happening so early in our tenure is very useful to renew the relationship, at the same time deepen our economic engagement with Namibia. The program will have a ceremonial welcome. Honorable Prime Minister will pay homage to Dr. Sam Nujuma. There will be delegation-level talks, one-on-one discussions, and he will also address the Parliament. The substance of the relationship is, again, as you know, that India and Namibia have been a very strong relationship for a very long time. The historical context, the independence struggle,
We recognized Namibia long before it got independence. We took up its cause in the UNGA in 1946 and also allowed to set up a diplomatic mission in India in 1986, even before it got independence in 1990. The bilateral relations are very wide-ranging. Let me focus on the trade here. It is 600 million, marginally in favor of India. Our investments are about 800 million, mostly in mineral resources like zinc and diamond processing. You all are aware that India had taken a few cheetahs from Namibia and relocated to Kuno National Park. That phase had very successfully been implemented. In the development cooperation area, the capacity building, defense cooperation, defense training of the personnel of Namibia, the Center for Excellence of the Information Technology that we have set it up. Then most importantly, what's going to happen during the visit is the unified payment interoperability. The technology agreement being signed have already been entered between the Central Bank of Namibia and the NPCI. So this will take forward, and that we believe is a very important development in our relationship. Namibia is a very resource-rich country. It has natural resources of uranium, copper, cobalt, rare earths in large numbers, lithium, graphite, tantalum, and all of these are of interest to us. In the recent times, Namibia has also discovered new oil fields. There again going to be a broad understanding on the partnership in hydrocarbons. Namibia is also keen to engage with us in agriculture and pharma, and we will be exploring India's low-cost solutions like the DPI, Jan Aushadhi, traditional medicine, Ayurveda. You have to understand in a broader context how important is partnering Africa. We have done the India-Africa Forum Summit 3 in 2015. We will be very soon doing India-Africa Forum Summit 4. And in that context, engaging with Africa, with both individual countries and the AU are very important. Africa in recent time has also evolved. It's become more aspirational. It wants manufacturing to happen in the country, and it wants value addition to happen in the country. The Africa-wide free trade continent is another great opportunity to engage with Africa. So we have to keep this at the back of our mind, dealing with Africa. There are lots of opportunities, and we need to look at this with more keenness. Let me now touch upon Honorable Prime Minister's visit to Rio. The 17th BRICS Summit is taking place on 6th and 7th. Honorable Prime Minister will arrive on the 5th evening, but the main program is on the 6th. As you know, the format is very clear. There are full members, which are 10. There are about 12 partner countries. There are 8 invitee countries at the head of state, head of government level, and there are 7 heads of regional and multilateral bodies. The theme of the Rio Summit is strengthening global South cooperation for inclusive and sustainable governance. The program on the 6th includes the first agenda item, the reform of the global governance, where only the full members will participate. And thereafter, there is the second item on the agenda, the peace and security, which is in the working lunch format, where the leaders will discuss the agenda item. And all of this will be captured in the leaders' statements, which will be come out or will be seen as deliverables. Post-lunch, the third item on the agenda is the strengthening multilateralism, economic financial affairs, and artificial intelligence. Later that evening will be an official reception. All the leaders will be participating. The next day, which is on the 7th July, the fourth item of the agenda is environment, COP30, and global health. As you are aware that Brazil will also be hosting COP30 later in the year, in November, which is why climate change and COP issues become very important. As you know, the BRICS process is led by the chair, and they set the agenda, but the decisions are on a consensus-based format. We are hopeful that there will be 4 deliverables
although discussions are continuing still at the Sherpa and the Su-Sherpa level. The leaders' declaration, the leaders' statement on global governance and artificial intelligence, the leaders' framework declaration on climate finance, and BRICS partnership for elimination of socially determined diseases. There will also be, in addition, 4 reports that will be submitted to the leaders. One, the deliberations happened during the National Security Advisors level. The Business Council meetings that would have happened before that, the Women's Business Alliance report, and the Civil Council report. As you know, that all these discussions in the last few months across various platforms and working groups will find convergence in the declaration of the leaders, which will be endorsed by the leaders during that time. Both at the Sherpa and the Su-Sherpa level, there have been intense discussions that have taken place. What we also notice that the Brazil's agenda more or less is encapsulating the ideas of the Global South. And these are more or less in alignment with India's positions. And lastly, India will be holding the chair of the BRICS next year, and which is why, in this context, Honorable Prime Minister's visit is even more important for us. I pause at this stage, and if there are any questions later, we will come back. Thank you very much. Over to you, Ranveer. Thank you, sir. I now invite Secretary South to brief us on Prime Minister's visit to Trinidad and Tobago. Ma'am, please. Thank you, Ranveer. Namaskar and very good afternoon to all of you. As you are aware, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be undertaking an official visit to the Republic of Trinidad and Tobago from 3rd to 4th of July 2025 at the invitation of Prime Minister Her Excellency Mrs. Kamala Prasad Bisesar. This marks the first visit by Prime Minister Modi to TNT or Trinidad and Tobago as Prime Minister, and is the first bilateral visit by an Indian Prime Minister to TNT since 1999. The visit comes at an opportune time as this year in 2025, the country is commemorating 180 years of the arrival of Indian immigrants to Trinidad and Tobago. This shared history forms the bedrock of our close and enduring people-to-people ties. India was one of the first countries to establish diplomatic relations with TNT following its independence in 1962. Our bilateral ties are rooted in shared democracies, pluralism, and a vibrant diaspora connect. Trinidad and Tobago is home to one of the largest Indian diaspora in the region. In fact, the Indian origin community in TNT comprises 40 to 45% of its population. I am told that currently both the President and Prime Minister are of Indian origin. Incidentally, both are women, both are lawyers, and both have a deep sense of pride in their Indian roots and heritage and describe themselves as daughters of India. We in India also celebrate and admire their achievements. Both have been recipients of Pravasi Bharatiya Samman, and our Prime Minister was the first foreign leader to congratulate PM KPB when she has won the election in April 2025. She is the first female Prime Minister not only in TNT but also in the entire Caribbean region. The entire Indian community in Trinidad and Tobago is very enthusiastic about the upcoming visit of Prime Minister Modi, and a large diaspora interaction event is being planned during the visit. During the visit, Honorable PM will hold high-level discussions with both President and Prime Minister, and the leaders are expected to cover the entire gamut of our bilateral relations as well as regional and multilateral aspects. PM KPB will also host a dinner for Prime Minister Modi. India's development partnership with Trinidad and Tobago is robust and diverse. It includes capacity building initiatives, grant-based projects, and healthcare initiatives. Both sides are now seeking to expand and diversify our cooperation into emerging areas such as pharmaceuticals, tertiary care, renewable energy, digital public infrastructure,
agriculture, and disaster resilience, in addition to innovation and technology. We will also continue to focus on sports, academic, and cultural cooperation. A set of bilateral documents in different areas of cooperation are expected to be signed. In a special gesture, PM Modi will also address the joint session of the Parliament of Trinidad and Tobago. The visit is expected to strengthen the bilateral partnership across key areas and reaffirm our enduring ties with the Caribbean. I shall stop here and will be happy to take questions later on. Thank you, ma'am. Now I invite Secretary East to brief us on Prime Minister's visits to Brazil and Argentina. Sir. Thank you, Randhir. Thank you and good afternoon, dear friends. Secretary Yar just mentioned about the BRICS portion of the visit to Brazil. I will try and add on to that by talking about the bilateral segment of the visit, which will be on, I'll start with Brazil, which will be on 8th of July. 6th and 7th will be the Rio segment for the BRICS summit. As you know, Prime Minister has earlier visited Brazil on 3 occasions. The first in July 2014, followed by another visit in 2019 to attend the BRICS summit, and in November last year to attend the G20 summit in Rio de Janeiro. During the state visit to Brasilia, Prime Minister is scheduled to hold bilateral talks with President Lula. The program basically includes a ceremonial welcome on arrival, followed by a restricted meeting and a delegation level format talks, culminating with a lunch hosted by President Lula for Prime Minister Modi. The state visit will provide an opportunity to review the entire gamut of our partnership, including trade and investments, oil and gas, renewable energy, mining and critical minerals, defense and security, agriculture and livestock, healthcare and traditional medicine, tourism, space, science and technology, DPI, and also sports and people-to-people relations in general. Both leaders would also be discussing during their talks global issues of mutual interest. The visit will be a significant milestone in the India-Brazil strategic partnership and is envisaged to add renewed momentum to the strategic partnership which we agreed to in 2006. On the trade front, India's trade with Brazil is the largest compared to any other country in Latin America. It had reached 16.6 billion in 2022-23, and following the drop in oil and gas prices, it is now around 12.2 billion, with India enjoying a trade surplus as we export goods worth $6.7 billion to Brazil and import goods worth $5.4 billion. Both leaders have set a bilateral trade target of 20 billion during their last meeting in November 2024. During their forthcoming meeting in Brasilia, the two leaders are expected to discuss ways to strengthen and diversify bilateral trade, including through expansion of the India-Mercosur PTA, as Brazil will be holding the chairship of Mercosur from 1st July 2025. India and Brazil are strong proponents of Global South cooperation. We also collaborate closely across all global platforms, of which we both are members, including BRICS, G20, IBSA, and of course the United Nations. We also collaborate closely as members of G4, seeking comprehensive reform of the UN Security Council. We are looking at a few important bilateral MOUs and agreements, especially in renewable energy, agricultural research, and security cooperation. We'll give you more details during the course of the visit. Let me quickly move to the Argentina part. Prime Minister Shri Narendra Modi is visiting Argentina on 4th and 5th July on an official visit. PM has traveled earlier to Argentina for a G20 meeting in 2018, but this will be the first bilateral visit by an Indian PM in the last 57 years and is therefore historic. As
part of the program, the Prime Minister starts by paying respects at the statue of General Jose de San Martin, Argentina's revered freedom fighter and national hero. The Prime Minister will be accorded a ceremonial welcome. He'll have delegation-level talks, and it will be followed by a lunch hosted by President Milei for the PM. As you're all aware, Argentina is a strategic partner of India since 2019, and the two countries celebrated 75 years of diplomatic relations last year. The Prime Minister's visit to Argentina comes at a particularly significant time as Argentina is undertaking major economic reforms, somewhat similar to those India went through in the past. Both leaders will, of course, discuss subjects of economic and trade interest to further strengthen bilateral relations. India's advancements in defense manufacturing, in space sector, in new areas such as information technology and DPI can offer valuable expertise, and we can share experiences with Argentina. Our expertise in telemedicine and digital healthcare solutions are also on offer for Argentina in expanding access to medical services and improving overall quality and cost-effective healthcare delivery. Argentina holds the world's second largest shale gas reserves and the fourth largest shale oil reserves, along with, of course, substantial conventional oil and gas deposits, making it a potentially important energy partner for India in the future. Argentina's rich reserves of critical minerals such as lithium, copper, and other rare earth elements complement India's growing need for secure and sustainable supplies to these elements for its clean energy transition and industrial growth. India's public sector Kabil has already won a few concessions in Argentina since 2024. Our leaders will be discussing more on this subject. The visit is expected to further strengthen the strategic partnership and open new avenues of cooperation. These include trade and investment, health and pharmaceuticals, defense and security, infrastructure, mining and mineral resources, agriculture and food security, green energy, ICT, digital innovation, disaster management, S&T, education, and people-to-people linkages. Thank you, and I look forward to answering any questions you might have. Thank you, sir. We now open the floor for questions. We'll take a bunch of questions together. So we'll start here. Yeshi? This is Yeshi Seli from Business India. I have two questions. Two of the 5 founding members of BRICS, their leaders are not likely to attend. President Putin of Russia and President Xi Jinping of China. Is that going to impact the joint declaration? And secondly, you know, you're talking about UPI being introduced in Ghana, if I've heard correctly. How effective have the other UPIs been, you know, with the countries that we've launched them in? Because especially in the neighborhood, they don't seem to be working. Siddhant? Hi, sir. Siddhant from WION. So, how many bilaterals PM is expected to have on the sidelines of the summit in Brazil? And my second question is that PM is going to 5 countries, and all of these 5 countries are part of the global south. 2 are from Africa, 2 are from South America, 1 from Caribbean. So what's the big message in terms of engagement with the global south? Madhu? सर मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। ब्रिक्स के मंच पर भारत की तरफ से आतंकवाद कितना बड़ा मुद्दा होगा? खासतौर पे हमने देखा है कि एससीओ के मंच पर भी ये एक विवाद का मुद्दा बना हुआ था, लेकिन आपको उम्मीद है कि ब्रिक्स के मंच पर ऐसा नहीं होगा और भारत जिस तरह से आतंकवाद के मुद्दे पे प्रखर है, अपनी नीति को दुनिया के सामने रख चुका है, उस पर कोई कंसेंसस वहाँ दिखाई देगा? श्रुति?
सीधा प्रसारण आप विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता का देख रहे थे और विदेश मंत्रालय की इस प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री की जो आगामी विदेश यात्रा है उसके बारे में जानकारी दी जा रही थी। 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। उसमें ब्राजील में जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो तो है ही, इसके साथ 4 और अफ्रीकी देश हैं, घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया। इन देशों के यात्रा और वहां पर जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है इसके बारे में इस प्रेस वार्ता में जानकारी दी जा रही थी। और आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।